एटीएस चीफ हेमंत करकरे का इनकम्पिटेंस है, नालायकियत है। इस नालायकियत को छुपाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको रिकमेंड किया गया। साध्वी जी की बद्दुआ में हम सब इनोसेंट्स की बद्दुआ शामिल है, लेकिन अगर हमारी बद्दुआ से वो मरे हैं तो ऐसी बद्दुआ उन सभी को लगे जो इनोसेंट्स को जेल में डालते हैं। हमारे बंगले के मालिक को कहा गया कि तुम आतंकवादी को रखते हो, उसने सारा सामान के साथ सड़क पर फेंक दिया। मैंने आर्मी से रिटायरमेंट लिया था समाज सेवा के लिए। मैं समाज में घूम रहा था। महाराष्ट्र में करीब 30,000 से ज़्यादा गाँव में गया। एक सर्विसमैन से मिलता था, उन लोगों की समस्या जानता था और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं मंत्रियों से, अधिकारियों से मंत्रालय आकर मिलता था, उनकी समस्याओं का समाधान करता था। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं लोगों से मिलता था तो कुछ लोग इकट्ठा होते थे, कभी मंदिरों में, कभी किसी सभागृह में, और मैं उनको देश के हालात के बारे में और इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, लोगों को कैसे संगठित किया जा सकता है, और विदेशी ताकतें, अंदरूनी ताकतें, अर्बन नक्सल्स या देश विरोधी ताकतें हमारे देश को कैसे खोखला कर रही हैं, कैसे बर्बाद कर रही हैं, कैसे हमारे इंडस्ट्रीज़ बंद हो रहे हैं, कैसे लेबर प्रॉब्लम चालू हो रहा है, कैसे हमारे शेतकारी हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, वो किस किस्म से बर्बाद होते चले जा रहे हैं, और किस किस्म से ये जो हमारी एजुकेशन पद्धति है वो सिर्फ नौकर बना रही है, और किस किस्म से जो आरक्षण है ये जो हमारी गांव में जो कारोबार थे, जो पुश्तैनी पेशे थे, ये सारे के सारे कैसे बंद हो रहे हैं, और इन सब पे कैसे विधर्मियों का कब्जा होता जा रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं उन्हें जागरूक करता था, लोगों को बताता था। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं इसकी खबर लोकल तौर से लोगों के पास जाती होगी, फिर इंटेलिजेंस जो इकट्ठा करते हैं उन लोगों को के पास से ये खबर राज्य सरकार के पास जाती होगी, केंद्र सरकार के पास जाती होगी। तो जो समझदार लोग हैं उनको ये चीज़ समझ में आती होगी कि ये व्यक्ति जो उद्बोधन कर रहा है, जो प्रबोधन कर रहा है, जो लोगों को समझा रहा है, ये लोग अगर संगठित हो जाएंगे तो तत्कालीन जो सरकारें हैं उनको खतरा हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस किस्म से मैं चिन्हित हुआ होऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम पर उन्होंने भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी, उस समय उनके पास बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर आतंकी दिखाने का है, अगर दहशतवादी दिखाने का है, तो दूसरी समस्या ये है कि इनके पास हथियार कहाँ से आएंगे, इनके पास आरडीएक्स कहाँ से आएगा, इनके पास विस्फोटक कहाँ से आएगा। तो इसलिए इनको ये ज़रूरी था कि उसमें किसी न किसी आर्मी वाले को लपेटें, क्योंकि उनके पास ही ये चीज़ें हो सकती थी। तो हमारे पास तो कुछ था नहीं, लेकिन उनको अपनी थ्योरी गढ़ने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की ज़रूरत थी, और शायद मैं और कर्नल पुरोहित इस प्रोफाइल में सही बैठते थे, इसलिए हम लोगों को घसीटा गया। ये सही है कि मैं अपने मॉर्निंग वॉक पे था
और मैं अपने कुत्तों को टहला रहा था और अचानक एक गाड़ी आके रुकी। उसमें से एटीएस पूना के कुछ जो आदमी थे वो उतरे। उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि हम एटीएस पुणे से हैं और हम आपको ले जाने आए हैं। जब मैंने उनसे कारण पूछा, उन्होंने कारण बताने से मना किया। उसमें से कोई भी वर्दी पर नहीं था। चूँकि मेरी वाइफ मेरे साथ थी, इसलिए मैंने कुत्तों को उनको हैंडओवर कर दिया और मैं उनके साथ बैठ गया। मैंने देखा कि वो गाड़ी जो है वो चिंचवड़ पुलिस स्टेशन के बगल से उतरी। वहाँ पर उन्होंने कोई एंट्री नहीं कराई और जब मैं एटीएस पुणे के ऑफिस में पहुँचा तो उन्होंने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया, कोई अरेस्ट का कोई कागज़ नहीं दिया, मुझे क्यों डिटेन किया जा रहा है ये नहीं बताया, मुझे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया है, या किस कारण से मुझे वहाँ पर ज़बरदस्ती उठा के लाया गया है, किडनैप किया गया है, ये मुझे नहीं बताया। तो ये सही है कि मैंने कोई प्रतिरोध नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। उसका कारण ये है कि मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, मैं कानून को मानता हूँ और अगर कोई भी व्यक्ति, अगर मुझे पुलिस वाला या कोई अधिकारी अपने आप को ऐसा कह के इंट्रोड्यूस करता है तो मैं पहली सूरत में, फर्स्ट इंस्टेंस में मैं उस पर विश्वास करता हूँ। एटीएस पुणे के ऑफिस में ले गए और वहाँ पर कुछ देर बाद मेरी मुलाकात हेमंत करकरे से हुई। हेमंत करकरे मेरे घर आए थे। मेरे वहाँ से घर में मुझे उठाने के बाद हेमंत करकरे जो हैं वो चोर की भांति मेरे घर में घुसे। अगर उन्हें घुसना ही था तो इतने बड़े अधिकारी थे, मेरे सामने वो आते। मुझे उठाने के बाद उनको लेडी अफसर के घर में जो अकेली है वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो मेरे घर जाने के बाद, मेरे घर की तलाशी लेने के बाद, जबकि वहाँ पर उनको कुछ नहीं मिला, एटीएस पुणे के दफ्तर में आए और आके उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कहा कि मुझे लेकर वो बॉम्बे आ जाएं और रात को मुझे एटीएस बॉम्बे ले जाया गया। यहाँ पर मुझे 4 रात इलीगल डिटेंशन में 4 दिन 4 रात रखा गया और उसके बाद फॉर्मली अरेस्ट किया गया। एटीएस मुंबई का ऑफिस है काला चौकी में, वहाँ पे रखा गया था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वहाँ पर पहले से मौजूद है। उनके साथ 2 व्यक्ति और थे जिन्हें मैं पहचानता नहीं था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि उसमें से एक श्याम साहू हैं, दूसरा शिवनारायण कालसांगरा हैं। ये दोनों एक्यूज थे, लेकिन अभी कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया है। मैं जब वहाँ पे था तो दूसरे दिन समीर कुलकर्णी को भोपाल से लाया गया और साथ में सुधाकर चतुर्वेदी भी थे। बाद में 2 दिनों बाद मुझे राहिरकर मिले, धावड़े मिले और जगदीश मात्रे मिले। इन सबको भी वहाँ पर लेके आया गया। वो अरेस्ट थे या इलीगल अरेस्ट में थे ये कहना मुश्किल है, लेकिन समीर कुलकर्णी तो वाकई इलीगल अरेस्ट में थे क्योंकि उनका अरेस्ट मेरे साथ ही दिखाया गया। ये जो लोनावाला के रिसोर्ट का किस्सा है, ये पुरोहित के साथ हुआ। पुरोहित को पकड़ के पचमढ़ी से लाया गया और 3-4 दिन उसे लोनावाला के रिसोर्ट में रखा गया और उसके साथ मारपीट की गई। मुझे दिवाली से पहले गिरफ्तार किया गया, दिवाली के पहली वाली रात को, और पुरोहित को बाद में गिरफ्तार किया गया। पुरोहित को गिरफ्तार जब किया गया तो
गिरफ्तार करने के बाद उसको मिलिट्री ने हैंड ओवर किया और उसको गिरफ्तार करने के बाद लेके उसको टॉर्चर किया गया। और जब मेरा रिमांड ख़त्म होने वाला था तो मेरा और पुरोहित का सामना एक दूसरे से कराया गया एटीएस मुंबई के काला चौकी कार्यालय में। तो वहाँ पर मैंने देखा कि सभी लोगों के साथ टॉर्चर हो रहा है, सभी लोगों को मारा पीटा जा रहा है। जितने दिन तक मैं उनकी कस्टडी में रहा तो उतने देर तक वो मुझे कभी हवालात में नहीं लेके गए और जितने लोग थे उनको भी हवालात में नहीं लेके गए, उनको सब मारपीट होती थी और वो सब मेरे सामने हुई है। मुझे टॉर्चर किया गया तो लोगों ने देखा, उन लोगों को टॉर्चर किया गया तो हमने देखा। तो हम लोग एक दूसरे के गवाह हैं कि हम लोगों को फिजिकली किस किस्म से टॉर्चर किया गया। उनके साथ लेडी कांस्टेबल रहती थी, ये मैंने देखा है, लेकिन मारपीट करने वाले जो लोग थे वो जेंट्स थे और उनको जब पोर्नोग्राफिक ऑडियो सुनाया गया तो मैं भी वहाँ पर मौजूद था और समीर कुलकर्णी भी मौजूद था, सुधाकर चतुर्वेदी भी मौजूद था। तो हम लोगों की मौजूदगी में 20-21 पुलिस वाले जो थे, जेंट्स थे, उन सब के सामने, और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी थी, उन सब के सामने पोर्नोग्राफिक ऑडियो सुनाया गया। और बड़े शर्म की बात है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि भारत की पुलिस और बम्बई की इतनी स्कॉटलैंड यार्ड के बाद वो विश्व में जानी जाती है, वो दूसरे नंबर की पुलिस इस तरह से सारे नियमों को ताक पे रख के और हम लोगों के साथ इनह्यूमन टॉर्चर करेगी। साध्वी को जब पीटा जाता था या हम लोगों को पीटा जाता था तो मुंह से हम लोग कराते थे, क्योंकि वो बर्दाश्त करने के बाहर की चीज़ थी। आज भी साध्वी अपाहिज हैं, उनको एक आंख से अभी कम दिखाई देता है। सुधाकर चतुर्वेदी की किडनी ऑलमोस्ट डैमेज है। कर्नल पुरोहित ठीक से चल नहीं सकते। समीर कुलकर्णी का जो रीढ़ की हड्डी है उसमें चोट लगी हुई है। इन सारों में सिर्फ एक मैं ही भगवान की दया से ऐसा बचा हूँ जो सीधा चल सकता हूँ। हम लोगों को इतना टॉर्चर किया गया। मैं जब जेल में पहुंचा तो मुझे ये पता चला कि मेरी जो समझ थी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा करप्ट डिपार्टमेंट है और जो हम लोगों को विजिबल है वो पुलिस डिपार्टमेंट, स्पेशली जो ट्रैफिक कांस्टेबल हैं वो करप्ट हैं, ऐसा मेरी समझ थी। लेकिन मैं जेल में पहुंचा तो मुझे दो चीज़ों का पता चला कि पहले ये कि सबसे ज़्यादा अगर करप्ट कोई डिपार्टमेंट है तो वो जेल है, और दूसरा ये कि जेल पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है और जेल में जो बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं जो पूरी तरह से इलीगल हैं। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने जेल मैनुअल मंगाया, जेल मैनुअल पढ़ा। मुझे पता चला कि जो चीज़ें नियम के विरुद्ध हो रही हैं उसके लिए मैंने बहुत सारे पिटीशन डाले, अपने कोर्ट में भी डाले, हाई कोर्ट में भी डाले, और मैंने बहुत सारे आरटीआई लिखे। धीरे धीरे वहाँ पर जो रहने वाले इनमेट्स थे जो कमज़ोर थे उनको मुझ पर विश्वास आया और बहुत सारी चीज़ें वो मुझे बताने लगे। तो मैंने उनको वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद मैंने प्रूफ इकट्ठा किया। प्रूफ इकट्ठा करने के बाद मैंने उनके अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। उन्होंने जब उसको ब्रश ऑफ किया तो जब कभी भी डीआईजी, आईजी विजिट के लिए आते थे तो मैं उन्हें इन चीज़ों को बताता था। फॉर्चुनेटली सारे ऑफिसर जो हैं सीनियर ऑफिसर
वो सारे सीनियर ऑफिसर बेईमान नहीं हैं। उसमें से कुछ एक अधिकारी ईमानदार भी हैं, अपनी ड्यूटी के प्रति सतर्क भी हैं, और जो कुछ भी हम कह रहे थे उसको वो सुनते भी थे और मानते भी थे। तो रिज़ल्ट ये हुआ कि 7 जेलर और 2 इंस्पेक्टर मेरी शिकायत करने के बाद सस्पेंड हुए। कैदियों को पीटना जो अलाउड नहीं है। दूसरा, कैदियों के जो विजिटर्स आते थे तो उनसे पैसे लेना, उनसे जो बांग्लादेशी इलीगल जो आते थे, बॉर्डर क्रॉस करके आते थे, फॉरेनर्स एक्ट में जो सज़ा पा रहे थे या अंडर ट्रायल थे, उनकी जब बांग्लादेशी औरतें जब आती थी तो उनसे सेक्स की डिमांड करना। जो कैंटीन आइटम्स हैं वहाँ पर, जो जेल की कैंटीन है, जेल की कैंटीन के आइटम में हेरा फेरी करना, गलत चीज़ें देना, जो मेडिकल स्टोर है या मेडिकल फैसिलिटी देना, इस किस्म की बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ थी उनकी शिकायत हमने की और छानबीन में वो सामने आया। ये इसको मैं टोटल फेलियर ऑफ एटीएस मानता हूँ। एटीएस की स्थापना 2004 में हुई। उनको ये टास्क दिया गया कि आप कोई भी जो आतंकवादी गतिविधि है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगे और आतंकवादी गतिविधियों को प्रिवेंट करोगे। उनको मुकदमा चलाने का, उनको प्रोसिक्यूशन करने का उनको अधिकार नहीं दिया गया था। ये अधिकार पुलिस के पास था। बाद में एटीएस को पुलिस स्टेशन बनाया गया, लेकिन उनका जो प्राइमरी काम था वो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने का था। उनके पास सूचनाएं पहले से आती रहती थी और ये पहला मौका है पूरे विश्व में कि एक एटीएस चीफ को एक आतंकवादी ने मार दिया। ये एटीएस का इनकम्पिटेंस है। एटीएस चीफ हेमंत करकरे का इनकम्पिटेंस है, नालायकियत है। इस नालायकियत को छुपाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको रिकमेंड किया गया और उनको पदक प्रदान किया गया। पदक प्रदान करने से उनकी नालायकियत छुपती नहीं है। हम आज भी ये मानते हैं कि अपनी गलतियों की वजह से हेमंत करकरे मरे। साध्वी जी की बद्दुआ में हम सब इनोसेंट्स की बद्दुआ शामिल है, लेकिन अगर हमारी बद्दुआ से वो मरे हैं तो ऐसी बद्दुआ उन सभी को लगे जो इनोसेंट्स को जेल में डालते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि जिन लोगों से एटीएस मुंबई ने झूठी गवाही लिखवाई थी और केस बनाया था, वो आदमी कोर्ट में आके सच बोल रहे हैं। आज की तारीख में 32 लोगों ने कोर्ट में आकर सच बोला है और जो प्रोसिक्यूशन की भाषा है उसके मुताबिक अगर कहें तो प्रोसिक्यूशन का जो केस था या जो पहले का उनके स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट से वो मुकर गए हैं। इसको कोर्ट की भाषा में होस्टाइल होना बोलते हैं, फितूर होना बोलते हैं। तो वो फितूर हुए, प्रोसिक्यूशन का केस कमज़ोर हुआ। प्रोसिक्यूशन का केस पहले दिन से फर्जी है, फॉल्स है और हम लोगों को फंसाने की कोशिश है। तो अब धीरे धीरे केस इस दिशा में जा रहा है जहाँ पर हमें विश्वास है कि हम लोग दोष मुक्त होंगे और हम फ्री होंगे। ऑनरेबली इज्जत के साथ हम बाइज्जत बरी किए जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। हमारा अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। केस ख़त्म होने के बाद हम देखेंगे कि जजमेंट में क्या आ रहा है। अगर जजमेंट उन लोगों को दोषी मानता है या जजमेंट एटीएस या किसी भी अधिकारी पे अगर कोई आक्षेप लगाता है तो उसके बाद सरकार को जो करना होगा वो करेगी। हमको जो उचित लगेगा वो हम लोग करेंगे। लेकिन
ये कानून की लंबी लड़ाई है। ये हमें लगता है कि ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। इंटरवेनर है और बहुत सारी विदेशी जो ताकतें हैं वो अगर हम एक्विट भी होते हैं तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से फिर शायद सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो ये एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है। हमें कानून पर पूरा विश्वास है। अगर हमारे एडवर्स में कोई जजमेंट आता है तो जाहिर है कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो इसलिए कानूनी लड़ाई अभी 15 साल में ही ख़त्म होने वाली नहीं है। ये एक लंबी लड़ाई है और हमें ये लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी है। हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है, जुडिशरी पर पूरा विश्वास है कि हम हर जगह से बाइज्जत बरी होंगे। ये सही है कि हिंदू टेरर नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई और इस दिशा में बहुत सारे प्रयास भी हुए और शायद मालेगांव ब्लास्ट एक प्रयोग था उन लोगों का। हो सकता है कि 26/11 इस प्रयोग की अगली कड़ी रहा हो, क्योंकि कसाब से लेके जितने आदमी उन लोग आए थे उन सब के पास हिंदू नाम के आइडेंटिटी कार्ड थे और सब ने कलावा बांध रखा था। सब हिंदू आइडेंटिटी लेकर चल रहे थे। अगर कसाब नहीं पकड़ा जाता उंगली की वजह से तो सारे यही समझते कि हिंदुओं ने ऐसा किया है, लेकिन उसके पकड़े जाने से नैरेटिव चेंज हो गया। हम लोगों ने अपनी तौर पर इस नैरेटिव को उखाड़ने में पूरा दमखम लगाया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यूपीए की जो और एटीएस की जो नाजायज़ और नालायकियत की हरकत रही है, उन लोगों ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, मेजर उपाध्याय और हमारे साथ जो को एक्यूज्ड हैं, सहारोपी हैं, उन लोगों की धार्मिक भावना को जो चोट पहुंचाई वो तो पहुंचाई ही, लेकिन हम लोगों की ताकत को, हम लोगों की आस्था को, देश प्रेम को और न्याय व्यवस्था में विश्वास को बहुत कम तरह का, बहुत उन्होंने छोटा समझा। इतना छोटा है नहीं। हम लोग छोटे तबके के, मिडिल क्लास लेवल के, हायर मिडिल क्लास के या लोअर मिडिल क्लास लेवल के व्यक्ति ज़रूर हैं, लेकिन हमारे पास असीम ताकत है और हमें अपने देश पे, देश की संस्थाओं पे और देश की कार्य पद्धति पर बहुत भरोसा है और हम लोग देशभक्त हैं। हम किसी भी मुसीबत का सामना करेंगे और जो भी ये गलत होगा, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, हम उसका विरोध करेंगे, करते रहेंगे और ये नैरेटिव दुनिया में सेट नहीं होने देंगे कि हिंदू भी कभी आतंकवादी हो सकता है। हिंदू हमेशा टॉलरेंट है और सभी को साथ लेके चलता है, वसुधा को कुटुंब मानता है और जो हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखेगा उसका जवाब भी देना जानता है। करीब 100 घर बर्बाद हो गए, आर्थिक तौर पे बर्बाद हो गए, सामाजिक तौर पे बहिष्कृत हो गए और व्यक्तिगत तौर पे टूट गए। ये सच है। कईयों की पत्नियां, कईयों के बच्चे, कईयों का फ्यूचर, कईयों के जो परिवार के सदस्यों का आगे का भविष्य था वो हमेशा के लिए ख़राब हो गया। ये सही है। पुलिस ने सिर्फ हम लोगों के परिवारों को ही तंग नहीं किया, हमारे रिश्तेदारों के यहाँ भी गए, उन लोगों को भी तंग किया। ये सारा उन्होंने मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की। उसका कारण सिर्फ एक ही था कि उनके पास कोई सबूत नहीं था और वो चाहते थे कि मानसिक दबाव बना के और इन सब को बर्बाद करके हम लोगों के ऊपर ये इतना मेंटल प्रेशर क्रिएट कर दें कि हम स्वेच्छा से वो गुनाह कबूल कर लें जो हमने किया ही नहीं। डिप्टी डायरेक्टर केलकर म्यूज़ियम के हमारे धावड़े जी थे, उनका मकान खाली करा दिया गया। उनके बच्चों को
स्कूल से निकाल दिया गया। उनकी पत्नी बेघर और बेरोज़गार हो गई। उनकी बहन और उनका घर, पुश्तैनी घर, सब तकलीफ़ में आया। जीवन पद्धति थी वो सबकी बिगड़ गई। समीर कुलकर्णी को अपना मकान खाली करना पड़ा। इस तरह से करीब करीब सभी के साथ ऐसा हुआ है और सभी ने ये तकलीफ़ें झेली हैं। आर्थिक रूप से बर्बाद हुए हैं, सामाजिक तौर पे प्रताड़ना झेली है, राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हुए हैं, वो तो अलग है। फिर भी ये सब झेलकर भी 15 साल बाद भी हम लोग जीवंत हैं, जिंदा हैं और लड़ रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि हमारी हिम्मत है। उदाहरण के तौर पे मैं ये बता सकता हूँ कि बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया। जो कॉलेज में थे वो कॉलेज जाना बंद हो गया। जो लोग नौकरी कर रहे थे उनको नौकरी बदलनी पड़ी। जब वो बाहर जाते थे तो लोग टॉन्टिंग करते थे। घर के बाहर राष्ट्रवादी कांग्रेस के और कांग्रेस वाले बच्चों को, बच्चियों को टॉन्टिंग करते थे, पत्नी को टॉन्टिंग करते थे। घरों पे दबाव डाला गया। जो किराए के मकान में रहते थे उनको मकान बदली करना पड़ा। मैं एक बंगले में रहता था, किराए पर रहता था। हमारे बंगले के मालिक को कहा गया कि तुम आतंकवादी को रखते हो। उसने सारा सामान के साथ सड़क पर फेंक दिया और कुछ लोगों ने सहायता की। किसी ने सामान रखा, किसी ने हमारे बच्चों को शरण दी, किसी ने हमारी वाइफ को शरण दी। और इस किस्म से, और जबकि मैं अफसर हूँ, भारतीय सेना का अफसर हूँ, रिटायर्ड अफसर हूँ, तो हमारे साथ ये गुजर रहा था।